शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अमित शाह जम्मू कश्मीर में 5 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। अमित शाह ने मेंढर में अवामी जलसे से खिताब किया। इन्होंने अब्दुल्ला और मुफ्ती और गांधी खानदानों पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम इन 3 खानदानों के खिलाफ वोट करेंगे। इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग के बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी सरगर्मियां मजीद तेज हो गई हैं। उमर अब्दुल्ला यहां आकर डराते हैं कि जम्मू में दहशतगर्दी आ जाएगी। अब्दुल्ला साहब, आपकी कितनी भी सरपरस्ती हो, मैं आज पहाड़ की वादियों में कहकर जाता हूं, केंद्र में हमारी सरकार है, मैं गृह मंत्री हूं, जनाब मोदी जी प्रधानमंत्री है। हमारी एक खूबसूरत वादियों में दहशतगर्दी को हम नहीं घुसने देंगे, नहीं घुसने। भाई और बहनों, हमने यहां पर 3 परिवारों के शासन को समाप्त करने की मैं अपील करता हूं। न केवल ये पहाड़ घाटी के भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि आपका आतंकवाद से बचाने का काम फारूक अब्दुल्ला साहब क्यों नहीं किए? यहां जब आतंकवाद फैला, फारूक अब्दुल्ला साहब लंदन में गर्मियों की छुट्टियां मनाते थे, हमारे बीच में नहीं रहते। क्या आप ऐसा शासन चाहते हैं क्या? जोर से बोलो, चाहते हैं क्या? या दहशतगर्दी को समाप्त करने वाला शासन चाहते हैं, वो बताइए। भाइयों बहनों, हमने एक बात यहां पर जनता की सुविधाएं बढ़ाने का कहा। यहां पर नरेंद्र मोदी जी ने हर नागरिक को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराया है। सबका कराया है या नहीं कराया है? भाई जोर से बोलो, कराया है या नहीं कराया है? तो ये इतने साल शासन किए, 70 साल तक 5 लाख का इलाज मुफ्त किया था क्या? किया था क्या? अब मोदी जी ने कहा है, घर में एक बुजुर्ग है तो 5 की जगह 10 लाख का इलाज मुफ्त कराने का काम नरेंद्र। मैं आज कहकर जाता हूं, अभी अभी मोदी जी ने कैबिनेट में प्रस्ताव किया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 500 की आबादी वाले गांवों के लिए थी, पक्की सड़क जोड़ने की। अब मोदी जी ने कहा है, जहां 50 की आबादी है उसको भी पक्की सड़क से जोड़ेंगे, पक्की सड़क। इससे सबसे बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों को होने वाला है। भाइयों बहनों, और आज मैं कहने आया हूं, मोदी जी के आने के बाद ओबीसी को भी आरक्षण मिला, पिछड़ा वर्ग को भी मिला, गुर्जर बकरवाल भाइयों को भी मिला, और सबसे बड़ी बात, हमारे पहाड़ी भाइयों को भी आरक्षण देने का। मैं बिल पेश किया, फारूक साहब की पार्टी ने इसका विरोध किया। वो न्यायाधीश, इनके पूर्व न्यायाधीश सांसद थे, इन्होंने विरोध किया। यहां गुर्जर भाइयों को भड़काना शुरू किया। मैं रजौरी में आया था और मैं कह कर गया था कि गुर्जरों का आरक्षण हम कम नहीं करेंगे और पहाड़ियों को आरक्षण देंगे। हमने ये वादे को पूरा किया। पहले हमारे गुर्जर बकरवाल पहाड़ी नौकरी ढूंढते थे तो प्यून की नौकरी ढूंढते, छोटी मोटी नौकरियां ढूंढते थे। आज मैं बताता हूं, मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों, गुर्जर बकरवाल भाइयों बहनों, आपके बच्चे भी आईएएस आईपीएस बनकर, कलेक्टर डीएसपी बनकर देश भर में काम करें। भारत ने UNRHC में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में UNHRC में कश्मीर का मसला उठाया, जिसके बाद भारत ने मसले कश्मीर पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा
जम्मू कश्मीर के बारे में ऊंचे प्लेटफॉर्म्स पर झूठ फैलाता रहा है ताकि भारत की शनाख्त को ज़ख्म पहुंचाया जा सके। पाकिस्तानी मौजूम अज़ाइम को बेनकाब करते हुए भारत ने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जवाब दिया। भारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर तेजी से तरक्की कर रहा है। भारत ने कहा कि जितना पाकिस्तान ने IMF से बेल आउट पैकेज मांगा है उससे दोगुना बजट जम्मू कश्मीर की तरक्याती मंसूबों का है। भारत ने UNHRC में कहा है कि जम्मू कश्मीर लगातार तरक्की की जानिब गामजन है जो पाकिस्तान को हजम नहीं हो पा रहा। Thank you, Mr. President. We are constrained to take the floor to respond to yet another provocation by the delegation of one particular country that continues to mar the proceedings of the Council with its patently false and malicious remarks against us. In doing so, it does a great disservice to the work of the Council. Mr. President, facts are all it takes to demolish such false narratives. The Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India is a fact. Building on the successful foundation of the general elections in 2024, the first phase of legislative assembly elections in Jammu and Kashmir witnessed enthusiastic voting and a high voter turnout is a fact. The rapid pace of development in Jammu and Kashmir, with its budget more than double the bailout package this country sought from IMF, is a fact. But perhaps facts are lost on a country busy with propaganda. The irony of such a country making fallacious claims about India is not lost on anyone. Thank you. और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक सीनियर लीडर और गांदरबल के साबिक MLA शेख अशफाक जब्बार ने उमर अब्दुल्ला पर संगीन इल्जाम लगाए। जब्बार ने इल्जाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला के करीबी साथी देवेंद्र सिंह राणा ने राम माधव के साथ BJP के साथ हुकूमत बनाने के लिए मुलाकात की जो बाद में 2014 में PDP के साथ बनी थी। जब्बार ने यह भी इल्जाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल से कश्मीर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मुंतकिल करने की कोशिश की। अशफाक जब्बार ने न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी बातचीत की। काफ़ी सारी थी कि जिस तरीके से उमर साहब का स्टैंड बदल गया कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर का मामला लेके, और जो उन्होंने तंजीम को, जो आइन था तंजीम का, तंजीम आइन से चलती है, जिस तरीके से उन्होंने इरोड किया और इंस्टीट्यूशंस को बेइज्जत किया, और जिस तरीके से उन्होंने पैराशूट बंदों को यहाँ पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी गांदरबल में अपनाई, तो उससे हमारे जो डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा हुई, हमारे काफ़ी ह्यूमिलेशन हुई। और जो उन्होंने 370 को लेके कंप्रोमाइज़ किया, जो उन्हें 2014 में राम माधव से मीटिंग्स की, हुकूमत बनाने से पहले वो चाहते थे कि BJP के साथ सरकार बनाए, वो 3 बार राम माधव से भी मिले, और उनके वो विलायत में भी उनके लोग गए। जब फारूक साहब बीमार थे तो वहाँ भी उन्होंने उनसे बातचीत की। आप बात कर रहे हैं जब PDP और फिर BJP ने अलायंस किया था, उससे पहले उमर साहब ने ये ट्राई की थी। जी जी जी, आपका कहना ये है? हाँ, लगभग हो ही गया था। देवेंद्र राणा ने भी जो अलहरी जो का ये किया नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वजूहत यही थी। देवेंद्र राणा एक उनके बड़े क्लोज एड थे उमर साहब के, वो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता उनके क्या क्या ताल्लुकात थे, वो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इतना मुझे पता है कि उस वक्त वो भी एक थे, उस वक्त जो बात चला रहे थे। और उस वक्त जो उसके बाद जो उन्होंने 370 पे एक कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में आ गई हमारी उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब हम जेल से बाहर आए डिटेंशन से, तो हमने कहा था कि हम अवामी अदालत में जाएंगे, हम जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट या बाहर के दरवाजे नहीं खटखटाएंगे, क्योंकि एक बार वहां से हमें ना हुई तो हम फिर कहाँ जाएंगे। अवामी अदालत मतलब आपका एहतिजाज? एहतिजाज नहीं, पूरा मनतोड़। हम एक हिंदुस्तान में भी काफी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स है जो बात समझते थे। हम कोई आइन से बात तो बात नहीं कर रहे थे, हम अपना हक मांग रहे थे। जो महाराजा ने हमें 370-35 से दिया था उसको हम लेके रेस्टोर करना चाहते थे। उसमें हम एक कॉन्सेंसस बनाना चाहते थे पूरे मुल्क में, और कश्मीर में हम पूरा मनतोड़ आइन के अंदर रह के बात करना चाहते थे, जो उस वक्त उमर साहब और फारूक साहब ने नहीं माना। उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले गए, जिससे कि मुझे लगता है कि वो एक कंप्रोमाइज था। उमर साहब क्या मुझे दे सकते थे उस वक्त गांदरबल को लेके? वो भी एक MLA थे, मैं भी एक MLA था।
तो वो बात नहीं है। मैं उमर साहब के पास पहले तो वो बात ही नहीं किसी से करते, हाँ बताइए कैसा आना हो, हाँ ठीक है चलिए। उन्होंने तो अपने मैं तो एक जूनियर था वहाँ पे, तो जो बड़े सीनियर है जो 6-6 7-7 टर्म उसके, मैंने उनको देखा उनके दरवाजे पे खड़े, तो वो उनकी भी वो नई बात सुनते थे। लेकिन जो वो कह रहे हैं कि ये कहते थे दिल्ली से बात कीजिए, ये कीजिए, उमर साहब को ये भूलना नहीं चाहिए। जब आपने मुझे ज़बरदस्ती डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया, मैं आपको 1 महीने मैंने माना नहीं उनसे, और वो खुद गवाह है। जब मैं आया तो तंजीम कहीं थी नहीं, यहाँ मैंने हल्का दे मोहल्ला लेवल तक मैंने बॉडी बना के दी। 2-3 साल मैं पूरा जी जान से मैंने मेहनत करके पार्टी को रिवाइव किया यहाँ, यही मेरी खता थी। एक ज़माने में उमर साहब भी बीजेपी का हिस्सा थे। 98 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके साथ दिल्ली में हाथ मिलाया था, वो वजीर बने थे, तो बीजेपी ने पीडीपी ने भी तो उनके साथ यहाँ पे हुकूमत साजी जम्मू कश्मीर में चलाई थी। जो एक जितना 70 साल में जम्मू कश्मीर को नुकसान नहीं पहुँचा, उतना उससे ज़्यादा उन 3 सालों में जो पीडीपी और बीजेपी के वो अंदर आके उन्होंने हमारा ताना बाना देख लिया, और उन्होंने हमारे 370 को फिर ख़त्म किया, 35 से हमारी पहचान ख़त्म कर दी, हमारी स्टेट को ख़त्म कर दिया। तो ये एक तवारीखी गलती थी जो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी की। जब उन्होंने माजरा शुमारी को दफन किया तो कहा सियासी आवारागर्दी थी। जब उन्होंने यहाँ ये जो 87 किया था, जब उन्होंने हज़ारों यूसुफ शाह को मजबूर किया था सलाहुद्दीन बनने पे, जब पोल रिगिंग हुई थी कांग्रेस और एनसी के टाइम पे, फिर वही वजह थी कि वो कश्मीर में बंदूक ने वायलेंस हुआ और बंदूक ने जन्म लिया। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, इनके हाथ भी कहीं कश्मीरियों के खून से छुपे नहीं है, और वो बिल्कुल उनके हाथ पूरे रंगे हैं कश्मीरियों के खून से, चाहे वो पीडीपी हो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। वार्ड हमारा पूरा एरिया सारा रमन त्यागी जी के सपोर्ट में, कांग्रेस के सपोर्ट में है। अभी बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी लग रहा है। अभी दोनों टकराव है, अभी तो देखो क्या आता है। तो बीजेपी ने 10 साल में कैसा काम करा? अभी तो बढ़िया काम किया है, आगे देखो। माहौल की तो कांग्रेस का माहौल है भाई साहब। बीजेपी और इन लो बीजेपी की बात ऐसे, हम तो बीजेपी को पसंद करते हैं, लेकिन काम तो कुछ कर नहीं पा रही। क्या मुद्दे हैं आपके हल्के के? मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है किसान का, मुद्दा है पानी का, बहुत ज्यादा मुद्दे हैं जो आज जवान आदमी इंतजार कर रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए। इसलिए कांग्रेस से उम्मीद लगाई है कि भाई ये हमारे पिछले की तरह मुद्दे पूरे करेंगे। बीजेपी बोल रही है पारदर्शी तरीके से हमने नौकरी दी है। नौकरी दी, जितनी भूपेंद्र हुड्डा ने पहले दी थी इतनी नहीं दी, इसलिए लोग इनसे आस लगा रहे हैं। आज राजनीतिक हवा बदली है, उस राजनीतिक हवा पर लोग कांग्रेस में विश्वास कर रहे हैं। हवा कुंडू की चल रही है 24 में। कैसे? विकास कार्य करवा रहा है। क्या काम गिनवाओ आप? बस चला दी, गरीब लड़के के दान में बहुत दान देता है, 25 बर्तन देता है। कोई सड़कें बनवाई, बूस्टर लगवाए, डेवलपमेंट बताइए। डेवलपमेंट सड़क हमारी बहनी चुल्लू फरमाना, इधर बहनी है बड़म्बा साइड में, गंगानगर साइड में। आपका रिश्तेदार हमारा रोड का टेंडर ले रहा है, पाट के डाल रखा है। 6 महीने से बचा वो रोड, इतने धक्के खाए लोगों ने, 1 महीने पहले बनाया, टूटना शुरू हो गया। कोई विकास कार्य भाई साहब सामूहिक भी नहीं, केवल अपने पर्सनल काम करता है और कोई काम नहीं इसका। 2019 से पहले सेवा दे चुका है। 28 गांवों में मेडिकल कैंप लगाए थे, चिकित्सा शिविर पशुओं के लगाए थे। वो लोग भूल रहे हैं, लेकिन ये काम एक्चुअल किया है। एमएलए बाद में बने, सेवा पहले दी है। भूपेंद्र हुड्डा जी ने फ्री बस लड़कियों के लिए महम से सुबह 6 बजे 7 बजे हर गांव से बस चलती थी लड़कियों के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए फ्री बस सेवा। सरकार का यही काम होता है। ये तो इसका पर्सनल काम है, जो लड़की जाती है उनसे वोट, उसके एवज में वोट की वो करता है। स्वार्थ तो यो भाई निस्वार्थ है। स्वार्थ के लिए तो आज तक यो विकास करिए हो, चाहे किसी की चीज की भी बात हो, किसी भी फील्ड की बात हो, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहा है। हो चाहे कांग्रेस के विजातियों को, बीजेपी की विजातियों को कहीं पर घुमाने के लिए, वृद्धों को लिए
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 4। भारत ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसकी गूंज बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर सुनाई दी है। पाकिस्तान ने एक बार फिर UNHRC में जम्मू कश्मीर का मसला उठाया, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जानिए क्या है ये सारा मामला। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की गूंज। भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। पाकिस्तान ने UNHRC में कश्मीर का राग अलापा। कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा भारत। जेनेवा में आयोजित मानवाधिकार परिषद में एक बार फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठा, लेकिन भारत ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान आए दिन भारत पर झूठी और दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां करता रहता है। साथ ही भारत ने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत का अटूट हिस्सा थे और रहेंगे। Thank you, Mr. President. We are constrained to take the floor to respond to yet another provocation by the delegation of one particular country that continues to mar the proceedings of the Council with its patently false and malicious remarks against us. In doing so, it does a great disservice to the work of the Council. Mr. President, facts are all it takes to demolish such false narratives. जम्मू कश्मीर में विकास की चर्चा करते हुए भारत ने जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव का पहला चरण खत्म हो चुका है। घाटी में पूरी तरह विकास हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा है। The Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are and will always be an integral and inalienable part of India is a fact. Building on the successful foundation of the general elections in 2024, the first phase of legislative assembly elections in Jammu and Kashmir witnessed enthusiastic voting and a high voter turnout is a fact. The rapid pace of development in Jammu and Kashmir, with its budget more than double the bailout package this country sought from IMF, is a fact. But perhaps facts are lost on a country busy with propaganda. The irony of such a country making fallacious claims about India is not lost on anyone. ये पहली बार नहीं है जब भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। इसलिए भी पाकिस्तान अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठा चुका है, लेकिन हर बार भारत इन मुद्दों पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बडगाम से ताल्लुक रखने वाले कश्मीरी कारकुन जावेद बेग ने जेनेवा में UNHRC के 57वें इजलास में पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान के मजालिम को बेनकाब किया। गुज़श्ता 7 दहाइयों में यह पहला मौका था कि कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले किसी हिंदुस्तानी ने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की हालत इज़ार को उठाया है। Of the people in Pakistan occupied Gilgit-Baltistan or POGB under the Pakistani regime is deeply troubling. The region has been suffering from grave human rights violations, systemic oppression and severe suppression by the Pakistani authorities. In POGB, which is part of the Pakistan occupied Kashmir and Pakistan's only Shia and Ismaili majority administrative region, the local population has been enduring widespread discrimination and marginalization. There have been numerous reports of enforced disappearances, extrajudicial killings, and arbitrary detentions. The recent surge in protests in POGB against unfair taxation and resource exploitation have been met with brutal crackdown by security forces. The Pakistani regime's response has been stifle dissent, silence activists, and curtail basic freedom, highlighting a disturbing pattern of human rights abuses. The international community must not ignore the suffering
of the people in Pakistan occupied Gilgit-Baltistan. The Pakistani state's inaction and active participation in these human rights violations. और जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। ऐसे में हर कोई वोट डालने को लेकर काफी तजस्सुस में है, क्यूरियस है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में रहने वाले मगरबी पाकिस्तानी मुहाजिरीन भी असेंबली इंतखाबात में पहली बार हिस्सा लेंगे। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज का कहना है कि हमें पहली बार असेंबली में अपना उम्मीदवार चुनने का मौका मिल रहा है और ऐसी सूरत हाल में हम सिर्फ उसी उम्मीदवार को मुंतखब करेंगे जो हमारे मसाइल हल करेगा। अपना ही कि हम लोग अपना ही इस बार वोट डालेंगे तो अपना चुनेंगे, कोई प्रधानमंत्री अपना चुनेंगे। जो MLA चुनना है हम लोगों ने अपना ही चुनना है। अभी हमारा जो सब जो ये चल रहा है ज़मीन के बारे में, कोई और भी कारोबार के बारे में चल रहा है, जो गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि हम लोग जो पाकिस्तानी हैं इनको ज़मीन भी दी जाएगी, जिसका घर नहीं है उसको घर का हकदार भी हो सकता है। और इसी का जो उसका काट कूट गया है, जिसका सर्टिफिकेट गया है, उसका नाम मैं पैसा पूसा भी लिखा था, अभी तक मिला नहीं है। मगर गवर्नमेंट को इतना भी होना चाहिए कि इनको मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने ही गवर्नमेंट को वोट डालेंगे जो हमारा MLA बनेगा। हम जोर से चुनेंगे, उसको जोर लगाएंगे जितना हमारे से लगेगा। तो हमारे लिए भी लगाना जोर भाई, थोड़ा बहुत हमारा का भी कोई मसला हल करना। हमारा जो हम घर पे रहते हैं, जो ज़मीन है, जो घर बनाया है, किसी ने 2 मरले लिया, किसी ने 5 मरले लिया, तो उसका भी कोई मसला हल होना चाहिए, कोई हमारे नाम तो होना चाहिए कुछ तो कुछ। ऐसे तो हम बुखारियों की तरह बनाए हैं, बैठे हैं। देखेंगे कोई अच्छा नेता, उसको वोट देंगे जो हमारा काम भी करेगा और जो हमारा हल भी करेगा। जो 5 मरले 2 मरले जगह ली है तो वो भी हमारे नाम होगी, तो उसको चुनेंगे हम। तो हमारे मसले हल करेगा, ठीक है। अब सुना है कि 2-3 महीने पहले सरकार ने एक आर्डर भी किया हुआ है कि जहाँ पे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी रहते हैं उनकी ज़मीन जहाँ भी रहते होंगे, जहाँ भी वो उनकी ज़मीन होगी उनको हक दिया जाएगा, उनके नाम मालकी की जाएगी। इस सुना है, बोलते आर्डर भी हो गया है, तो हम बहुत खुश हैं। अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। ऐसे ही है कि जैसे हम इधर रहते हैं तो पहले हम पाकिस्तान से आए तो लौंडी में थे, आप बीजेपुर में आ गए हैं, अभी इधर जगह ली है, ये भी स्कूटी है जगह है। तो देखते हैं कि ये वोट डालेंगे, इस बार वोट आया, वोट डालेंगे। और जनूबी कश्मीर के कस्बा अवंतीपुरा का घांसपुरा गांव के इस जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलत से महरूम है। मकामी लोगों का कहना है कि वो कई दहाइयों से दरियाए जहलम पर एक पुल तामीर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मसले को हल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि गांव के अंदर राब्ता सड़कों, पीने का पानी, बिजली और दीगर मसाइल दरपेश हैं। उन्होंने सरकार से मसाइल को जल्द हल करने की मांग की है। डायरेक्टर MCH और फैमिली वेलफेयर डॉक्टर तजम्मुल हुसैन ने बांडीपुरा का दौरा किया। उन्होंने इलाके में महकमे के कामकाज का जायजा लिया। मीटिंग में CMO व मेडिकल सुपरिटेंडेंट बांडीपुरा के अलावा फैमिली वेलफेयर के अफसरान समेत दीगर अमले ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान डायरेक्टर ने कहा कि वो महकमे के कामकाज से काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कहा कि कुछ शोबों में अभी भी ध्यान देने की जरूरत है। इस मौके पर डायरेक्टर ने जम्मू कश्मीर के आवाम से अपील की कि वो अपने बच्चों की आधार से मुंसलिक पैदाइश का रजिस्ट्रेशन करा लें। मीटिंग हर एक डिस्ट्रिक्ट में मैंने ली है, ऑलमोस्ट बोथ द डिवीजन, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। आज मैं यहाँ पे बांडीपुरा आया एंड आई टुक द स्टॉक ऑफ फैमिली वेलफेयर, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज़ के सिलसिले में मैंने आज यहाँ पे रिव्यू मीटिंग ली। और इनको मैंने आज यहाँ पे जो भी रिव्यू मीटिंग में मैंने देखा, जो मेरा डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा काम करता है एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट, बट कुछ कोताहियाँ हैं किसी चीज़ों में जो इनको करनी है। जिस तरह से आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन जो बच्चों में होनी चाहिए, आपके माध्यम से मैं लोगों को इवन नॉट ओनली फॉर द बांडीपुरा पीपल, फॉर द एंटायर UT ऑफ J&K, मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों का आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन कराए। जो और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन News 18J के